ठोस जमीनी सबूत हैं कि रोम के साथ भारत के व्यापारिक संबंध कितने घनिष्ठ थे। ये पेरिप्लस जैसी किताबों की बातों को सच साबित करते हैं। इतिहास को लेखन कला के आधार पर 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। चलिए पहले इसी को समझते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये हमें बताएगा कि हम जो भी जानते हैं वो कितना पक्का है और कितना अंदाजा। तो ये 3 हिस्से कौन कौन से हैं? देखिए, ये वर्गीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास उस समय के लिखित सबूत हैं या नहीं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्रागैतिहासिक मतलब इतिहास से भी पहले का। एक तरह से हाँ, ये वो समय है जिसके बारे में जानने के लिए हमारे पास कोई किताब, कोई लेख, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो फिर हमें पता कैसे चलता है? हम पूरे तरह से, आप कह सकते हैं कि एक जासूस की तरह काम करते हैं। पत्थर के औजार, पुरानी हड्डियां, गुफाओं में बने चित्र, बस इन्हीं सुरागों के सहारे कहानी गढ़ते हैं। पाषाण काल इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। मतलब यहाँ सब कुछ अनुमान पर आधारित है, सबूतों को जोड़ जोड़कर तस्वीर बनाई जाती है। तो फिर दूसरा दौर कौन सा है? दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक। हाँ, यहाँ मामला और दिलचस्प हो जाता है। इस दौर के लोगों को लिखना तो आता था, उनकी अपनी लिपि थी, लेकिन हम आज तक उसे पढ़ नहीं पाए हैं। अच्छा। सिंधु घाटी सभ्यता इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा। उनकी मोहरों पर कुछ लिखा है, पर क्या लिखा है ये आज भी एक पहेली है। वाह, मतलब हमारे हाथ में एक बंद चिट्ठी है जिसे हम खोल नहीं पाए। बिल्कुल यही बात है। और आखिर में आता है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड, जहाँ से तस्वीर साफ होने लगती है। हाँ, ये वो दौर है जहाँ से हमें ऐसे लिखित सबूत मिलते हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं। वैदिक काल से इसकी शुरुआत मानी जाती है। मतलब ग्रंथ, शिलालेख, सिक्के, ये सब। हाँ, यहाँ से हमें दस्तावेज मिलने लगते हैं जो खुद अपनी कहानी बताते हैं। हमारा अनुमान कम और जानकारी ज्यादा पुख्ता हो जाती है। तो चलिए इसी ढांचे के हिसाब से सबसे पहले उस दौर में चलते हैं जब कोई लिखाई नहीं थी, प्रागैतिहासिक काल। बिल्कुल। नोट्स के मुताबिक ज्ञानी मानव यानी होमो सैपियंस धरती पर करीब 30-40 हजार साल पहले आए। लेकिन भारत में उनके होने का पहला पक्का सबूत हमें कहाँ मिला? भारत में मनुष्य का पहला ठोस प्रमाण मिला है मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी? हाँ, ये एक बहुत बड़ी खोज थी। इसने भारतीय इतिहास की कहानी को बहुत पीछे तक धकेल दिया। और एक और बात नोट्स में लिखी है मानवाब-कपी के बारे में। हाँ, वो भी एक मजेदार तथ्य है। भारत का सबसे पुराना मानवाब-कपी यानी ह्यूमन एप असम में पाया जाने वाला श्वेतभ्रू गिब्बन है। अच्छा। और इन शुरुआती इंसानों की जिंदगी के बारे में हमें पता कैसे चलता है? मुझे लगता है उनके छोड़े हुए औजारों से। बिल्कुल। और यहीं पर एक बहुत बड़ा नाम सामने आता है, रॉबर्ट ब्रूस फुट का। हाँ, उन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता भी कहा जाता है। सोचिए 1863 में, जब ज्यादातर लोग इन चीजों को बस टूटे फूटे पत्थर समझते थे, तब उन्होंने क्या किया? तब इस भूविज्ञानी ने तमिलनाडु के पल्लवरम में एक पत्थर को पहचान कर कहा, नहीं, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये किसी इंसान का बनाया हुआ औजार है। कमाल है। ये भारत के अतीत को खोजने की दिशा में पहला बड़ा कदम था। बिल्कुल। तो इस युग का इंसान जो ऐसे औजार बना रहा था, जीता कैसे था? आखेटक संग्राहक, हंटर गैदरर। सीधे शब्दों में कहें तो उनकी जिंदगी पूरी तरह प्रकृति पर टिकी थी। वो शिकारी थे और कंदमूल, फल इकट्ठा करके अपना गुजारा करते थे। मतलब आज जो मिल गया वो खा लिया, कल की कोई गारंटी नहीं थी। हाँ, उनका कोई स्थायी घर नहीं था। जहां भोजन और पानी मिला वहीं डेरा डाल लिया। जीवन बहुत अनिश्चित और मुश्किल था। लेकिन इसी मुश्किल भरी जिंदगी में उन्होंने एक ऐसी खोज की जिसने मतलब पूरा खेल ही पलट दिया। आग। ये एक क्रांति थी, शायद मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति। इसने उन्हें सिर्फ सुरक्षा ही नहीं दी होगी, है ना? सुरक्षा और गर्मी तो थी ही, पर सबसे बड़ा बदलाव आया उनके खाने में। पका हुआ भोजन पचाना आसान होता है। बिल्कुल, और उससे पोषण भी ज्यादा मिलता है। और शायद यहीं से नवपाषाण काल की कहानी शुरू होती है। नवपाषाण क्रांति। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसे नवपाषाण क्रांति कहा जाता है। सोचकर देखिए, पहला और सबसे बड़ा बदलाव था कृषि का आविष्कार। खेती। हाँ, इंसान ने बीजों को बोना और फसल उगाना सीख लिया। अब उसे रोज भोजन की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं थी। तो जब खेती शुरू की तो आपको अपनी फसल की देखभाल के लिए एक जगह स्थायी रूप से बसना पड़ा। ये दूसरा बड़ा बदलाव था। अच्छा, तो खेती की वजह से रुकना पड़ा, और जब रुक गए तो? जब आप एक जगह बस गए तो आपने अपने आसपास के जानवरों को काबू में करना सीखा। यहीं से पशुपालन की शुरुआत हुई। ये तीसरा बड़ा बदलाव था। कुत्ता पहला पालतू जानवर बना।
हाँ, शायद एक दोस्त और शिकारी साथी के तौर पर। जब आपके पास खेती से अतिरिक्त अनाज होने लगा, बस्तियां बस गईं, तो सामान भी बढ़ गया। उस सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पहिए का आविष्कार हुआ। और क्या हमारे पास इसके पक्के सबूत हैं? पहली फसलें कहाँ उगी इस तरह के? हाँ, बिल्कुल हैं। जैसे सबसे पहली फसलों में गेहूं और जौ के सबूत हमें पश्चिमी बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़। और चावल? चावल की खेती के सबसे पुराने निशान उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा में पाए गए हैं। और इन नए कामों के लिए नए औजार भी तो चाहिए होंगे, पत्थर के अलावा? निश्चित रूप से। इस दौर का मुख्य औजार थी कुल्हाड़ी, जो तमिलनाडु के अतरी पक्कम से मिली है। लेकिन इससे भी बड़ा बदलाव तब आया जब इंसान ने पत्थर के बाद पहली बार किसी धातु का इस्तेमाल किया, तांबा। यहीं से ताम्र पाषाण काल की शुरुआत होती है। बिल्कुल। सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ। भारत का सबसे पुराना नगर मोहनजोदड़ो इसी सभ्यता का हिस्सा था। सिंधी भाषा में इसका मतलब है मृतकों का टीला। ये नाम ही कितना रहस्यमयी लगता है। और ये सभ्यता अपने समय से कहीं कहीं आगे थी। कार्बन डेटिंग के हिसाब से ये 2400 से 1700 ईसा पूर्व के बीच अपने चरम पर थी। 4500 साल पहले? हाँ, आप कल्पना कीजिए, आज से 4500 साल पहले इसे 20वीं सदी में फिर से दुनिया के सामने लाया गया। किसने? 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने रावी नदी के किनारे हड़प्पा की खोज की। ये पहला स्थल था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और मोहनजोदड़ो? वो अगले ही साल 1922 में राखल दास बैनर्जी ने सिंधु नदी के किनारे खोज निकाला। इन दो शहरों ने दुनिया को हैरान कर दिया और भारत के इतिहास को हजारों साल और पीछे ले गए। और ये कोई छोटी मोटी स्थानीय सभ्यता नहीं थी, है ना? ये एक बहुत बड़े इलाके में फैली हुई थी। बहुत बड़े। इसका फैलाव आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिस्सों तक था। इसकी सीमाएं कहाँ तक थीं? देखिए, उत्तर में जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे मांदा तक, दक्षिण में महाराष्ट्र में गोदावरी के किनारे दायमाबाद तक। और पूर्व पश्चिम में? पूरब में उत्तर प्रदेश में हिंड नदी पर आलमगीरपुर तक और पश्चिम में बलूचिस्तान में दाश्क नदी पर सुतका गेंडोर तक। क्या कोई बाहरी कनेक्शन भी था इनका? हाँ, एक और दिलचस्प बात मेसोपोटामिया यानी आज का इराक के अभिलेखों से पता चलती है। वहां मेलूहा नाम की जगह का जिक्र है, जहां से व्यापार होता था। और मेलूहा सिंधु क्षेत्र को ही माना जाता है। ज्यादातर इतिहासकारों का यही मानना है, यानी ये एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने वाली सभ्यता थी। देखिए, उनकी सबसे बड़ी खासियत थी उनकी नगर नियोजन यानी टाउन प्लानिंग। ये कोई बेतरतीब बसे शहर नहीं थे। शहर एक ग्रिड पैटर्न पर बने थे। मतलब मुख्य सड़कें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थीं और एक दूसरे को समकोण पर 90 डिग्री पर काटती थीं। ये तो सुनने में बहुत आधुनिक लगता है। जैसे आज का चंडीगढ़। और मैंने पढ़ा है कि शहर आमतौर पर 2 हिस्सों में बटे होते थे। हाँ, ज्यादातर शहर 2 हिस्सों में थे। एक ऊंचा हिस्सा जिसे दुर्ग या सिटाडेल कहते हैं, और एक निचला शहर। दुर्ग वाला हिस्सा एक ऊंचे चबूतरे पर बना होता था और किलेबंद होता था। तो ये एक तरह से प्रशासनिक केंद्र जैसा रहा होगा। बिल्कुल। यहीं पर सारी महत्वपूर्ण सार्वजनिक इमारतें होती थीं, जैसे मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार या अन्न भंडार। निचला शहर वो जगह थी जहां आम लोग रहते थे, लेकिन वो भी पूरी तरह से योजनाबद्ध था। और ये सब बना था पकी हुई ईंटों से। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। उस जमाने में जब मिस्र के लोग कच्ची ईंटों का इस्तेमाल कर रहे थे, ये लोग पकी हुई ईंटें इस्तेमाल कर रहे थे। इसका क्या महत्व है? इसका बहुत बड़ा महत्व है। पकी हुई ईंटें ज्यादा मजबूत होती हैं और पानी से खराब नहीं होती। यह दिखाता है कि वे टिकाऊ निर्माण करना चाहते थे। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात है उन ईंटों का मानकीकरण। मानकीकरण? हाँ, चाहे आप हड़प्पा में खुदाई करें या धोलावीरा में, जो एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं, आपको ईंटें एक ही अनुपात में मिलेंगी, 1.2.4। और यही सोच हमें उनकी जल निकासी प्रणाली में भी दिखती है ना? हाँ, उनका ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं कि वो प्राचीन दुनिया में सबसे बेहतरीन था। शायद आज भी कई शहरों से बेहतर हो। आप कह सकते हैं। हर घर का अपना बाथरूम और नाली होती थी। ये नाली घर से निकलकर गली की मुख्य नाली से जुड़ती थी। ये नालियां भी पक्की ईंटों से बनी थी और उन्हें ऊपर से ढका जाता था ताकि सफाई भी हो सके और बदबू भी ना फैले। उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी खेती। वे गेहूं, जौ, दालें और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। कालीबंगन में तो हमें जुते हुए खेत का सबूत मिला है, जहां एक साथ 2 फसलें उगाई जाती थीं। मतलब डबल क्रॉपिंग? हाँ, डबल क्रॉपिंग।
वे सिंचाई के लिए नहरों और कुओं का भी इस्तेमाल करते थे। खेती से जो अतिरिक्त अनाज पैदा होता था वही उनकी शहरी आबादी का पेट भरता था और व्यापार का आधार